नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही शानदार सफर पर, हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की सैर पर। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे नंबर से जो शायद आपके होश उड़ा दे। 4.5 अरब साल। जी हाँ, 4.6 बिलियन ईयर्स। सोचिए, इतना पुराना है हमारा सौरमंडल। ये एक इतनी बड़ी टाइमलाइन है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो अपने सफर के इस पहले पड़ाव में सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये सौरमंडल है क्या, और इस विशाल आकाशगंगा में हमारी जगह कहाँ है। तो देखिए, सौरमंडल का मतलब सिर्फ सूरज और कुछ ग्रह नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई एक पूरी की पूरी सिस्टम है। इसमें ग्रह हैं, उनके चांद हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, धूमकेतु हैं, और ये सब कुछ सूरज की जबरदस्त ग्रेविटी से बंधा हुआ है। और ये पूरा सिस्टम हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे की एक बाह, जिसे ओरियन आर्म कहते हैं, उसमें मौजूद है। मतलब हम गैलेक्सी के एकदम सेंटर में नहीं हैं, बल्कि एक तरह से एक शांत और सुरक्षित किनारे पर हैं। अब बारी आती है इस पूरे शो के असली स्टार की, हमारे सिस्टम के दिल की। वो अकेला विशाल तारा जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं होता, हमारा सूरज। अब इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं वो वाकई कमाल के हैं। सोचिए, सूरज इतना बड़ा है कि पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% वजन अकेले सूरज में है। यानी बाकी सब कुछ, सारे ग्रह, चांद, एस्ट्रॉइड्स, सब मिलाकर 1% का छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। ये एक जी टाइप का तारा है, जिसका मतलब है कि ये बहुत स्टेबल है। और इसी वजह से धरती पर जिंदगी को पनपने के लिए अरबों साल का वक्त मिला। और इसके सेंटर में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस की भट्टी जल रही है, जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है और हमें वो सारी गर्मी और रोशनी मिल रही है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो चलिए अब ग्रहों की सैर शुरू की जाए और शुरुआत करते हैं सूरज के सबसे करीबी छोटे और चट्टानी ग्रहों से। अब देखिए, ग्रहों को एक एक करके जानने से पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि वो असल में दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक तरफ हैं हमारे स्थलीय ग्रह। ये छोटे हैं, घने हैं, इनकी सतह चट्टानी है और ये सूरज के काफी करीब हैं। और दूसरी तरफ हैं गैस और बर्फ के बड़े बड़े दानव। ये विशाल हैं, इनकी कोई ठोस जमीन नहीं है, इनके बहुत सारे चांद हैं और ये सूरज से बहुत बहुत दूर हैं। ये जो बंटवारा है ना, ये हमें सौरमंडल के बनने की शुरुआती कहानी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है बुध यानी मर्क्यूरी से, एक छोटा सा ग्रह जिसका लोहे का कोर ही उसके साइज का करीब 75% है। इसके बाद हम पहुंचते हैं शुक्र यानी वीनस पर। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के इतने घने बादल हैं कि सारी गर्मी अंदर ही कैद हो जाती है। सच में एक नरक जैसा माहौल है। फिर आती है हमारी अपनी प्यारी पृथ्वी, जो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद एक खूबसूरत नखलिस्तान है। और आखिर में है मंगल, हमारा लाल ग्रह, जहां सूखी नदी घाटियां और ध्रुवों पर जमी बर्फ की चोटियां इस बात का इशारा करती हैं कि शायद यहाँ कभी पानी और जिंदगी रही हो। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं। हम एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार कर रहे हैं और अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में जा रहे हैं, विशालकाय बाहरी ग्रहों की दुनिया में। यहाँ हमारी मुलाकात सबसे पहले होती है जुपिटर यानी बृहस्पति से। ये हमारे सौरमंडल का एक तरह से बॉडीगार्ड है। इसकी जबरदस्त ग्रेविटी एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है और धरती की तरफ आने वाले खतरनाक एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेती है। फिर आता है शनि, जिसके शानदार छल्ले तो मीलों चौड़े हैं पर मोटाई में बस कुछ ही मीटर हैं। इसके बाद है यूरेनस, जो अरबों साल पहले शायद किसी बड़ी टक्कर की वजह से अपनी साइड पर लेटकर घूमता है। और आखिर में नेपच्यून, जहां हवा की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी तेज है। और हाँ, जिंदगी की खोज सिर्फ ग्रहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ सबसे ज्यादा रोमांचक संभावनाएं तो इनके चांद पर छिपी हैं। जैसा कि ये विचार बताता है, बृहस्पति का चांद यूरोपा और शनि का एन्सेलेडस, इनके बर्फीले सतह के नीचे विशाल महासागर हो सकते हैं, जो उन्हें जिंदगी की खोज के लिए सबसे अहम जगहों में से एक बनाते हैं। सोचिए कितनी जबरदस्त संभावना है ये। अब हम अपने सिस्टम के और भी बाहरी, ठंडे और अंधेरे इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि इन रहस्यमयी बाहरी किनारों पर क्या छिपा है। हम सबने कभी न कभी टूटता तारा जरूर देखा होगा, है ना? उसके पीछे की कहानी बड़ी सीधी सी है।
अंतरिक्ष में जब चट्टान का कोई छोटा टुकड़ा घूमता है तो उसे कहते हैं मीटिरोइड। जब वही टुकड़ा हमारे वायुमंडल में घुसकर जलने लगता है तो जो रोशनी की लकीर दिखती है वो है उल्का या मीटियोर। और अगर कोई टुकड़ा उस आग के गोले से बचकर जमीन पर आ गिरे तो उसे कहते हैं उल्काश्म या मीटियोराइट, यानी अंतरिक्ष से आया एक खास मेहमान। तो ये जो बाहरी इलाका है ना, ये मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले मंगल और बृहस्पति के बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये चट्टानी पिंडों का एक बहुत बड़ा घेरा है। फिर नेपच्यून से भी आगे बर्फीले पिंडों का एक और भी बड़ा इलाका है जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। और इन सबसे भी बहुत दूर हमारे पूरे सौर मंडल को एक विशाल काल्पनिक गोले की तरह घेरे हुए है ऊट क्लाउड। माना जाता है कि लंबी पूंछ वाले धूमकेतु यहीं से अपना लंबा सफर शुरू करते हैं। और इन्हीं बाहरी ठंडे इलाकों में हमें मिलते हैं बौने ग्रह, जैसे कि प्लूटो। अब ये इतने बड़े तो हैं कि गोल हो गए हैं, पर इतने बड़े भी नहीं हैं कि अपनी ऑर्बिट के आसपास का इलाका साफ कर पाएं। बस इसीलिए इन्हें ग्रहों की कैटेगरी से अलग रखा गया है। लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कड़ी है। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद चलिए अब अपना ध्यान वापस अपनी धरती पर लाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर हमारा ये पड़ोस, ये सौर मंडल हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, बात सिर्फ जिज्ञासा की नहीं है। सौर मंडल का अध्ययन हमें बताता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें गोल्डीलॉक्स जोन में एक ऐसा ग्रह मिला जहां जिंदगी पनप सकी। ये हमें अपने ही ग्रह के अतीत और भविष्य को समझने में मदद करता है। इसमें भविष्य के संसाधन भी छिपे हो सकते हैं, जैसे एस्ट्रोपिड्स में कीमती खनिज या बर्फीले पिंडों में जमा हुआ पानी। और सबसे बड़ी बात, ये हमें उस एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। तो ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। 4.5 अरब साल के विकास के बाद हमारा सौरमंडल आगे कौन से नए राज खोलेगा। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, हम अपने इस ब्रह्मांडीय घर के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। भविष्य में कौन सी नई खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं, ये सोचना ही कितना रोमांचक है।